हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी CAIB कैब फाउंडेशन सीरीज। और इस सीरीज में आज हम ABFM का लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आज के लेक्चर में विल बी टॉकिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 7 ऑफ द ABFM कंपोनेंट। दिस चैप्टर नंबर 7 इज द बिगिनिंग ऑफ मॉड्यूल बी। और मॉड्यूल बी के अंदर हम बहुत सारी जो डिफरेंट तरीके की फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में लर्न करेंगे। And before starting with the main technical discussion, today's lecture is going to be about the very introductory topic, that is the need for financing in any kind of company. किसी भी कंपनी या बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर आपको फाइनेंसिंग की जरूरत क्या होती है, क्यों होती है, और किन सोर्सेज से आप फाइनेंसिंग उठाते हैं, इसकी बात हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। And by the end of the lecture, we will also answer some MCQs that we can see in the exam as well. बिल्कुल बेसिक तरीके के MCQs जो हमारी सिर्फ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं, राइट? सो विदाउट एनी डिले लेट अस मूव अहेड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द नीड फॉर फंड्स फॉर एनी काइंड ऑफ अ फर्म। किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को रन करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, और ये पैसे आपको कुछ सोर्सेज से अवेलेबल होते हैं। You take these funds, you take this money from certain sources, and then you use this particular money for different destinations, for different uses. For example, जब भी आप अपने फर्म को इस्टेब्लिश करेंगे, आपको कुछ फिक्स्ड एसेट्स खरीदने पड़ेंगे। लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है। यू विल हैव टू परचेज दीज एसेट्स, और ये एसेट्स परचेज करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? फंड्स। एंड सिमिलरली वेन यू वॉन्ट टू रन योर ऑपरेशंस रन करने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। आपको अपने बिल्स पे करने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल के बिल्स पे करने पड़ेंगे, जो सैलरीज है वो अपने एम्प्लॉयज को देनी पड़ेंगी। रेंट अगर आपको पे करना है फॉर द प्रॉपर्टी दैट यू आर ओनिंग, या और यू हैव रेंटेड और यू हैव टेकन ऑन लीज, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारे जो पैसे की रिक्वायरमेंट है किसी भी फर्म के अंदर, वो रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करी जाती है? वो रिक्वायरमेंट फाइनेंसिंग के थ्रू पूरी करी जाती है। We do it through a practice which is known as financing. In addition to the basic expenses which a firm does, the firm also has an operating cycle. इस ऑपरेटिंग साइकिल के कंसेप्ट को आपने JIB एग्जामिनेशन के अंदर भी इसको स्टडी किया होगा AFM कंपोनेंट में, जहां पर हमने देखा कि फॉर फर्म्स, स्पेशली दोज फर्म्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, उन फर्म्स के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से शुरू होकर के कैश रियलाइजेशन तक का जो टाइम होता है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इसका सिंपल मतलब है कि आप जब भी फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी जो पहली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, उसको स्टार्ट करने के लिए पहले तो आपको रॉ मटेरियल खरीदने पड़ेंगे। वो मटेरियल जिनको यूज करके आप प्रोडक्शन करेंगे। देन यू विल यूज दोज रॉ मटेरियल्स एंड यू विल प्रोसेस देम। यू विल जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है, वो तरीका आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इससे आपका जो फिनिश गुड्स है वो बनकर तैयार होगा। फिनिश गुड्स को आप मार्केट में लेकर जाकर सेल करेंगे। सेलिंग जब करेंगे तो हो सकता है कुछ जो आपकी सेल है वो कैश में हो, कुछ सेल आप क्रेडिट पे करोगे, और जिन भी कस्टमर्स को आप अपना सामान बेचोगे वो कुछ टाइम के बाद आपको कैश जो है वो पे करेंगे। सो आपका रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट और अपना फाइनल गुड्स को सेल करने के बाद जो पैसा आपको हाथ में कैश मिलता है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। एंड दिस ऑपरेटिंग साइकिल, इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट दे आर ऑफरिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक ऐसा बिजनेस है जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करता है, और ये ऐसे गुड्स है जिनको मैं कस्टमर को सेल करता हूं, एंड साथ ही साथ मुझे कैश रिसीव हो जाता है। एंड दीज टाइप्स ऑफ गुड्स कैन बी, फॉर एग्जाम्पल, आई एम मैन्युफैक्चरिंग पेन्स। अगर मैं पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मैं उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल है, इंक है, प्लास्टिक है, मेटल है, जो भी मैंने रॉ मटेरियल खरीदा उसको मैंने प्रोसेस किया, एंड विद इन अ वीक वो जो आपका रॉ मटेरियल है वो पेन में कन्वर्ट हो गया। उस पेन को मैंने ट्रांसपोर्ट किया शॉप पे, और शॉप पे भी मैंने जैसे इस पेन को सेल किया, मुझे 10 रुपीज, 20 रुपीज, वट एवर इज द कॉस्ट, आई रिसीव दैट कॉस्ट एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर मेरी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो बहुत लंबी नहीं होगी, छोटी ऑपरेटिंग साइकिल होगी। मेरे पेन्स जल्दी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और जल्दी सेल होकर मेरे पास कैश आ जा रहा है। बट अगर कुछ मेरी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर मैं कोई हैवी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ कार, एंड कार को मैन्युफैक्चर करने में भी मुझे काफी समय लगेगा। द रॉ मटेरियल्स दैट आई नीड फॉर द कार वो भी बहुत ज्यादा होंगे, और कार को जब मैं असेंबल करूंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा, इसमें भी मुझे मंथ्स मंथ्स का टाइम लगेगा, महीनों का समय लगेगा। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई टेक माई कार टू द शोरूम and the customer actually purchases my car, he will not pay the entire amount at once. He will pay the amount to me either in installments or some time in the future. वो आपको बोलेगा कि फाइनेंसिंग कर देते हैं, ये जो कार का पूरा कॉस्ट है मैं आपको धीरे धीरे करके पे कर दूंगा। सो माई एंटायर एक्सपेंडिचर दैट आई हैड ऑन द कार, इट वॉज नॉट रियलाइज एट द सेम टाइम। वो तुरंत मुझे पैसा नहीं मिला, अब मुझे कुछ महीनों बाद वो पैसा जो है पूरी कार का रिकवर होगा। तो यहाँ पर मेरी ऑपरेटिंग साइकिल काफी लंबी हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर माई प्रोडक्ट वॉज लॉन्ग, एंड देन द पीरियड इन विच द कैश वॉज रियलाइज्ड, वो भी बहुत लंबा पीरियड मेरे लिए रहा है।
तो ये लंबा आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, या आपके कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ जो है वो काफ़ी कम है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट किस तरीके की रहेगी। अगर आपकी शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल है, तो आपको बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट आउटसाइड सोर्सेज से शायद ना पड़े, क्योंकि आप जैसे-जैसे अपना गुड्स सेल करते जाएँगे, आपको कैश रियलाइज़ होता जाएगा और आप अपने खर्चे वहाँ से चला लेंगे। बट फॉर गुड्स व्हिच हैव अ लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल, अगेन यू विल नीड सम फाइनेंसिंग, और ये फाइनेंसिंग आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की चाहिए। कि जब तक मेरी कार सेल होकर आई डू नॉट गेट द मनी, हाउ विल आई पे द सैलरीज, हाउ विल आई पे द रेंट, हाउ विल आई पे द डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स, हाउ विल आई परचेज द रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट कार। तो ये सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पैसा, फंड्स, एंड दीज फंड्स कैन आइदर बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करूं, ये वो फंड्स हैं जो काफी लंबे समय तक, खास तौर पे 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मेरी फर्म के पास रहने वाले हैं। एंड दीज फर्म्स कैन बी डिवाइडेड इनटू आइदर इक्विटी और डेट। Equity is basically your internal funds, and debt is basically outsider fund. Internal fund का मतलब है कि the equity is the fund or the money that comes in from the owners or shareholders of the company, and the debt is basically the fund that is coming from creditors और बैंक्स जिन्होंने आपको लोन दिया है, उनका ओनरशिप में देर इज नो शेयर होल्डिंग, देर इज नो शेयर इन द ओनरशिप। तो आपकी इक्विटी में आपका इक्विटी कैपिटल यानी ओनर्स ने जो खुद पैसा डाला है वो आपका आएगा, जो शेयर होल्डर्स ने शेयर खरीदते वक्त पैसा दिया है वो इसके शेयर कैपिटल इसके अंदर इंक्लूड होगी। रिटेन्ड प्रॉफिट्स, द प्रॉफिट्स विच कंपनी अर्नड इन द प्रीवियस ईयर्स, उस प्रॉफिट का जो बचा हुआ हिस्सा कंपनी ने अपने पास रखा है, वो भी इक्विटी का पार्ट होता है, क्योंकि वट एवर द प्रॉफिट कंपनी हैज, दिस प्रॉफिट एक्चुअली बिलोंग्स टू द ओनर एंड द इक्विटी शेयर होल्डर। ये प्रॉफिट एक्चुअली में ओनर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम अपने जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है कंपनी के अंदर वो पूरा करना चाहते हैं। तो अगेन दिस इज द मनी बिलोंगिंग टू द ओनर्स एंड द शेयर होल्डर्स ओनली, राइट। डेट में आपका टर्म लोन आते हैं जो आप बैंक से लेते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए। डिबेंचर्स आते हैं जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, यूजुअली 5 ईयर्स 10 ईयर्स के बॉन्ड्स जो आप पब्लिक में सेल करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। एंड कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, अगेन दीज आर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स व्हिच कंपनीज हैव विद ईच अदर इन ऑर्डर टू मीट देयर लॉन्ग टर्म फंड नीड्स। ये हमारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस हैं। इन सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस को आगे के लेक्चर्स में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेट अस टॉक अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रेटजी दैट वी यूज टू फाइंड आउट, हम किस तरीके से अपने कंपनी के अंदर फंड्स लाने वाले हैं। दिस इज द जॉब ऑफ बेसिकली अ फाइनेंशियल मैनेजर। ही विल मेक डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कि उसको कितना फंड डेट से चाहिए, हाउ मच फंड दे नीड फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स, हाउ मच फंड दे वुड यूज फ्रॉम देयर रिटेन्ड अर्निंग्स और देयर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये सारे जो प्लानिंग है कि आपको कितना फंड लाना है कंपनी के अंदर, वो फंड किन सोर्सेज से लाना है, कितना फंड शॉर्ट टर्म के लिए है, कितना फंड लॉन्ग टर्म के लिए है, ये सारा जो जॉब है, दिस इज द जॉब बीइंग डन बाय द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एंड यूजुअली बाय अ फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ अ फर्म। क्लियर है? नाउ there is a term which you also should know about, that is your clean finance. Clean finance are usually those finances which is basically unconditional. कोई भी ऐसा फाइनेंस का सोर्स जहां से कंपनी को पैसा मिल रहा है और कोई दूसरी कंडीशन उस पैसे के ऊपर नहीं लगी हुई, उसको हम बोलते हैं क्लीन फाइनेंस। कंडीशन सिर्फ एक ही है, एक कंडीशन तो जरूर लगेगी, वो क्या है? रिटर्न शुड बी देयर। एनीवन हु इज गिविंग यू अ मनी, एनीवन हु इज गिविंग यू अ फंड, ही विल एक्सपेक्ट अ रिटर्न फ्रॉम यू। उसको पहले तो जितना फंड आपको दिया है वो फंड वापस चाहिए होगा, उस फंड के ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न भी उनको चाहिए, दैट इज व्हाई दे आर गिविंग यू द फंड। तो नाउ द ओनर्स दे पुट इन मनी इनटू द कंपनी बिकॉज दे वांट प्रॉफिट्स। उनका जो फंड है वो तो कंपनी के पास रहेगा ही, उल्टा जो फंड से प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट पूरा ओनर्स को जाएगा। सिमिलरली द बैंक्स दे गिव यू लोन बिकॉज दे वांट इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर लोन लाइन, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस रिटर्न कंडीशन, अगर कोई और कंडीशन लोन पे नहीं लगी हुई है या उस फंड पे नहीं लगी हुई है, तो हम उसे बोलते हैं इट इज अ सोर्स ऑफ क्लीन फाइनेंस। इसका यह मतलब है कि जैसे आपका इक्विटी है, द शेयर होल्डर्स विच परचेज योर शेयर्स एंड गिव यू इक्विटी मनी, शेयर कैपिटल, दैट इज द सोर्स ऑफ क्लीन फाइनेंस, बिकॉज वहां पर कोई और कंडीशन नहीं लगी सिवाय इस कंडीशन के, दैट द शेयर होल्डर्स दे विल बी गिवन डिविडेंड्स आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को जितना प्रॉफिट आएगा, जितना फायदा होगा, उतना डिविडेंड हम कस्टमर उन शेयर होल्डर्स को सॉरी दे देंगे, राइट। और कोई उन्होंने कोई कोलेटरल नहीं मांगा, कोई चीज गिरवी नहीं रखवाई और कोई कंडीशन कंपनी के ऊपर नहीं रखी। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ क्लीन फाइनेंस। सिमिलरली इफ अ बैंक गिव्स अ लोन टू द पर्टिकुलर कंपनी and does not ask for any security, does not ask for any collateral, then it will also be like a clean finance, right। तो clean finance ये costly होता है बहुत ज्यादा यूजुअली, क्योंकि आप और कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, तो आप रिटर्न बहुत हाई एक्सपेक्ट करेंगे। आप बोलेंगे आई एम टेकिंग सो मच रिस्क, आई एम नॉट टेकिंग एनी कोलेटरल एनी सिक्योरिटी, सो आई वुड रिक्वायर वेरी हाई रिटर्न।
तो दैट इज वाई इट इज अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द पर्सन हु इज टेकिंग दैट पर्टिकुलर सोर्स। जो कंपनी इस सोर्स को यूज कर रही है उसके लिए बहुत खर्चीला सोर्स होगा, उसको काफी रिटर्न इसके ऊपर देना पड़ेगा, राइट। नाउ इक्विटी एज आई टोल्ड यू इज अ सोर्स ऑफ क्लीन फाइनेंस एंड द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग इक्विटी इज वेरी हाई। इसको सर्विस करना बहुत हाई कॉस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जिसने भी आपके शेयर खरीदे हैं, वो आपसे प्रॉफिट का एक अच्छा खासा जो शेयर है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है, राइट। द अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंक्लूड बोरोइंग्स फॉर लॉन्ग टर्म as well as short term purposes by offering security such as fixed or current assets। यूजुअली जो बैंक्स में कंपनीज लोन लेते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लोन्स हो, कंपनीज को कुछ अपने एसेट्स को प्लेज करना पड़ता है। The company usually pledge the assets that they have. For example, any equipment, any machinery, any land, any building, any factory that they have, they will pledge that particular asset to the bank और बोलेंगे कि आप हमें लोन दीजिए। In case I default on my loan, you will have the charge over my asset। आप मेरे एसेट को आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिकवर योर लॉसेस। तो दैट इज नॉट अ क्लीन फाइनेंस सोर्स। क्लियर? तो इतनी बेसिक डिटेल्स अगर आपको क्लियर हो गई है तो फटाफट से मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। पहले तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड व्हाट? एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में क्या इंक्लूड नहीं होगा? डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ओवरड्राफ्ट्स और लीजिंग। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एक्सटर्नल सोर्सेज दैट मींस द फंड्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। तो यहां पर अगर मैं डिबेंचर्स की बात करूं, डिबेंचर्स क्या होते हैं? वो डेट बॉन्ड्स होते हैं जिनको पब्लिक ने परचेज कर रखा है और पब्लिक बेसिकली उन डिबेंचर्स को फाइनेंस कर रही है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द आउटसाइडर सोर्स ऑफ फाइनेंस, दिस इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्योंकि यहां पर वो जो पब्लिक है वो शेयर होल्डिंग का पार्ट नहीं बनी है, उन्होंने शेयर्स नहीं खरीदे, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न, दे आर आउटसाइड द कंपनी, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज अ सोर्स ऑफ आउटसाइडर फाइनेंस। ओवरड्राफ्ट्स आपके बैंक से आते हैं, अपने आपके बैंक के सेविंग या करंट अकाउंट में से जब आप ओवरड्राफ्ट निकाल रहे हैं, आप बैलेंस से ज्यादा जो है ड्राइंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपका ओवरड्राफ्ट आता है। अगेन इट इज अ सोर्स ऑफ आउटसाइडर फाइनेंस। लीजिंग जब आप करते हो तो भी आप किसी सेकंड पार्टी से कोई एसेट लीज पे ले रहे हो। अगेन दिस इज लाइक रेंटिंग एन एसेट फ्रॉम सम अदर पार्टी, वेयर अगेन इट विल बी अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस। रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी के खुद के प्रॉफिट हैं, कंपनी की खुद की अर्निंग्स हैं प्रीवियस ईयर्स की। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ आपको? तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से बता दीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत स्टेटमेंट यहां पर क्या है? द गैप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इज द वर्किंग कैपिटल गैप विच इज नॉट यूजुअली फाइनेंस्ड बाय अ बैंक। जो भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का मिसमैच होता है, जो गैप होता है, इसको हम वर्किंग कैपिटल गैप बोलते हैं, और यूजुअली इसके लिए बैंक से आपको लोन नहीं मिलता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अ क्लीन फाइनेंस इज द कॉस्टलीस्ट बिकॉज द लेंडर हु हैज नो एसेट्स टू फॉल अपॉन इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट। बिकॉज यहाँ पर क्लीन फाइनेंस में जो लेंडर है उसके पास कोई एसेट सिक्योरिटी के लिए नहीं होते हैं, एंड दैट इज व्हाई क्लीन फाइनेंस हैज टू बी द कॉस्टलीस्ट। Equity is a clean finance and although it appears to be cheap, the cost of servicing is very high। इक्विटी एक चीप क्लीन फाइनेंस है क्योंकि यहाँ इसको सर्विस करने का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होता है। एंड ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स हियर आर इनकरेक्ट। सो थिंक वेरी केयरफुली अबाउट दिस क्वेश्चन एंड इन द कमेंट सेक्शन अभी मुझे आंसर दीजिए कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट गलत होने वाली है, और अगर आप एक्सप्लेन कर पाए कि व्हाई दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट विल बी अगेन वेरी गुड। मैं आपका जो भी करेक्ट आंसर है उसको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि आपका आंसर करेक्ट है इनकरेक्ट है, एंड आई विल आल्सो पिन द करेक्ट आंसर आफ्टर सम टाइम। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक डिस्कशन और रिवीजन जो है पूरे कैब के टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक का करने वाले हैं फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो इस पूरी सीरीज के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।